हेलो गाइज, ये है लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया के बारे में और साथ में इंट्रो शुरू करेंगे साइनोबैक्टीरिया का। और साइनोबैक्टीरिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में वैसे तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत बातें हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में करेंगे। बाकी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर है 8। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्शन, तो पहले तो एम ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का एक तो एम होता है मल्टीप्लिकेशन, भाई नंबर बढ़ जाए। एक होता है सर्वाइवल और एक होता है वेरिएशन। मल्टीप्लिकेशन, सर्वाइवल, वेरिएशन। तो बेसिकली अगर इन तीनों में से कोई एक भी हो रहा है, एनी वन अगर अचीव हो रहा है तो भी आप रिप्रोड्यूस बोलोगे। तो एक ज्यादातर अचीव होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरा किंगडम हम पढ़ रहे हैं, या लोअर ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं। तो और ऑल थ्री सारे के सारे अचीव हो जाते हैं इन हायर ऑर्गेनिजम्स। आओ जरा बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। तो बैक्टीरिया की बात करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन है। दोनों कौन कौन सा? एसेक्सुअल और जेनेटिक वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसमें नहीं है। एनसीईआरटी लिखती है सॉल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जेनेटिक वेरिएशन जरूर आता है। तो हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो दो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो है बाइनरी फिजन और एक है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर कैसा बनता है? एंडोस्पोर बनता है। और जेनेटिक वेरिएशन के अलग अलग तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेशन से जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो ये भी हम तीनों देखेंगे कि ये कहां कहां आते हैं और क्या क्या रेफरेंस है इनका, और ये किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की। यहां पे बाइनरी फिजन हो रहा है और बेसिकली एमाइटोसिस है, माइटोसिस नहीं है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया माइटोसिस नहीं करता, और माइटोसिस नहीं करता तो मियोसिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पे माइटोसिस बैक्टीरिया नहीं करता। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया है मान लो, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सेल वॉल है, तो ये सीधे सीधे डेवलप हो जाएगा दो के अंदर, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसका रेप्लिकेट कर जाता है। जब रेप्लिकेट हो जाएगा उसके बाद में ये फिजन करेगा। तो दिस इज फिजन, एमाइटोसिस। डायरेक्ट होता है इसके अंदर, कोई न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपरली सीधे सीधे जैसे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं हम, वैसे यहाँ पे डिवीजन हो जाता है पूरी सेल का ही, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, आओ तो जरा देखते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या है बेसिकली, एंडोस्पोर की कैसे बनेगा। देखो पहली बात तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो जरा, ये सेल वॉल वगैरह और ये जेनेटिक मटेरियल मैं बना देता हूं ऐसा। अब एंडोस्पोर कैसे बनेगा? एंडोस्पोर बेसिकली ऐसे बनता है, ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एंडोस्पोर कैसे बनेंगे, पहले पानी बाहर जाएगा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे पहले पानी बाहर जाएगा और ये अंदर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी। उसके बाद ये सिक्रीशन शुरू करेगी, तो यहाँ पे मैं वाटर रिमूवल दिखा देता हूं। उसके बाद ये अपने अराउंड सिक्रीशन शुरू करेगी और 5-6 लेयर बना देगी। 5-6 लेयर ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर, लगभग 5 या 6 लेयर यहाँ पे है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है। और इसको बचाना किसको है, मेन बचा के रखना है इस जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को, इसे बचा के रखना है। ठीक है, थोड़े समय बाद में अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये यहां से क्रैक आ जाएगा इसमें, और क्रैक आने के बाद ये आउटग्रो हो जाएगा इस तरीके से। तो फेवरेबल कंडीशन अगर आएगी तभी ऐसा है, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो भी ये अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पोर बोल रहे हैं। तो इसे एंडोस्पोर बोलने का कारण ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक वेरिएशन। तो क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, भाई जेनेटिक वेरिएशन किस में देखने को मिलती है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो जेनेटिक वेरिएशन के आने की वजह से इनमें पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन या फिर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। यानी ये कुछ सेक्सुअल रिप्रो शो करते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट से जाइगोट फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि होने ही होने चाहिए अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है। तो अब मैं ये देखता हूं कि बैक्टीरिया में इनमें से कौन कौन सा है। तो ध्यान से सुनना, गैमेट फॉर्मेशन बैक्टीरिया में नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बात, गैमेट फॉर्मेशन होगा मियोसिस से। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से, तो गैमेट फॉर्मेशन की वजह से 2n वाली बॉडी n बन जाती है। ठीक है, और जाइगोट फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट से, तो n और n फ्यूज होते हैं, तो n प्लस n दोबारा फ्यूज होके 2n बना देते हैं। यानी जिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उन सब में n के बाद 2n और 2n के बाद में n ये देखने को मिलेगा, और इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आ जाओ जरा बैक्टीरिया के ऊपर। तो ना ही n बनेगा कभी, ना ही 2n आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के जीवन में सिर्फ n ही है, कभी 2n नहीं आएगा। दैट मीन्स कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो किस में एब्सेंट है, बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है। ठीक है, तो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। रीजन n, अगर 2n बॉडी है तो n बनेगा, फिर n फ्यूज होंगे 2n बन जाएगा। बैक्टीरिया शुरू में भी n है, गैमेट नहीं बने, ठीक है, फ्यूजन नहीं हुआ, हमेशा ही n रहा, तो सिर्फ n ही रहा, यानी हैप्लॉइड ही रहा, कभी भी इसके अंदर आपको 2n कंडीशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन एग्जैक्टली आती कैसे है। तो बैक्टीरिया के केस में इन बैक्टीरिया
जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास में लॉन्ग पिल्लाए है और साथ में इसके पास में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। एक यहां पे ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास लॉन्ग पिल्लाए नहीं है, एफ प्लाज्मिड भी नहीं है, और ये वाला कहलाएगा मेल बैक्टीरिया और ये वाला कहलाएगा फीमेल बैक्टीरिया। अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल समझ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत समझ लेना, ये भावनाओं में मत बहना, बस ये नाम ही है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लॉन्ग पिल्लाए है ये इससे प्रॉपर्ली जुड़ेगी और बनाएगी कॉन्जुगेशन ट्यूब, और ये एफ प्लाज्मिड इसमें से ट्रांसफर कर देगी इसके अंदर। अब इसमें एफ प्लाज्मिड आ गया है, ठीक है। तो क्या इस एफ प्लाज्मिड में नए नए जीन हैं जो कि इसमें पहुंच गए, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और यहां पे ट्रांसफर भी हो रहा है एक से दूसरे में, मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया। तो ये काइंड ऑफ मिमिक्री है, मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री किसे कहते हैं, तो कॉन्जुगेशन को कहते हैं। तो पहला मेथड तो हो गया कॉन्जुगेशन। दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप कहां पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन आप क्लास 12th में एमबीआई वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर बैक्टीरिया डायरेक्ट सराउंडिंग में से उठा ले डीएनए, डायरेक्ट सराउंडिंग में से उठा ले, तो आप कहोगे कि क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसडक्शन। इसमें वायरस के थ्रू, वायरस जो है वो डीएनए ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया। ओके, तो बेसिकली ये जो है रिप्रोडक्शन का मेथड बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। और अब हम शुरू कर सकते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं एंडोस्पोर के बारे में, जो कि आपके काम आ सकती है, जो मेरे अभी ध्यान में आ गई, तो मिस नहीं करना चाहिए इसे। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है किस किस के प्रति? पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम, मॉइस्चर, इन सब के प्रति, और एंटीबायोटिक के प्रति भी ये क्या रहता है? हाईली रेजिस्टेंट होता है पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, एंजाइम, मॉइस्चर और एंटीबायोटिक के लिए। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं। अब हम जो है वो साइनोबैक्टीरिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट यू बैक्टीरिया के बाद में मेरे पास आ गया है साइनो बैक्टीरिया, या फिर इसे पुराने जमाने में ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते थे। रीजन ये है कि इसके पास में स्पेशल पिगमेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब भी मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाता हूं ऑफलाइन क्लास वगैरह में, तब मैं एक बात कहता हूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो कोई और मॉलिक्यूल इसके पास मिले या ना मिले, उसके पास क्लोरोफिल ए जरूर मिलेगा। तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है किन के लिए? जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? तो बिल्कुल। इसकी खासियत यही है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दैट मीन्स कि इसके पास क्लोरोफिल ए है, इसके पास कैरोटीनॉइड्स हैं, और इसके पास हम बात करते हैं फाइकोबिलिन्स हैं।
फाइकोबिलेंस किस में मिलते हैं? फाइकोबिलेंस या तो रेड एल्गी में मिल लेते हैं या फिर किस में मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं बस। तो ये एक्सक्लूसिव हैं किसमें? रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइकोबिलेंस में इसके पास है सी फाइको एरिथ्रिन और सी फाइको साइनिन। तो ये जो पिगमेंट्स मैंने अभी अभी बताए हैं आपको, ये इसके अंदर सबसे खास बात है। अब आ जाते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस तो यू बैक्टीरिया भी करता है, तो आओ यू बैक्टीरिया से कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से पिगमेंट हैं, तो क्या ऑक्सीजेनिक है? नहीं है, तो क्लोरोफिल ए भी नहीं है। तो यहां पे क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। ठीक है, यू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और ये वाला जो क्लोरोफिल ए है ये हायर प्लांट्स वाला है, सेम एज ऑफ हायर प्लांट्स। तो जरा हम थोड़ी सी और जो डिस्कशन है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में कर लेते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, तो यहां पे O2 क्या होती है? इवॉल्व होती है। और आपको ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट organism to perform oxygenic photosynthesis, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या परफॉर्म किया था? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसने परफॉर्म किया था, तो बेसिकली वो थे साइनोबैक्टीरिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। H2O जो है वो क्या है? हाइड्रोजन डोनर है। H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह यहां पे काम करता है, और तभी जो है ऑक्सीजन यहां पे इवॉल्व होती है। चलिए, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं, और डिफरेंट फॉर्म पढ़ने के बाद हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स में साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल है। एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, और ध्यान रखना कि मैक्सिमम प्रोटीन सोर्स या मैक्सिमम प्रोटीन इसके बॉडी में मिल जाता है, तो ये प्रोटीन सोर्स की तरह यूज होती है। सेकंड जो है वो क्लोरेला है। क्लोरेला के अंदर भी प्रोटीन है, लेकिन स्पाइरुलिना से कम है, इसीलिए सेकंड हम बोलेंगे इसे। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलोनियल फॉर्म की। कॉलोनियल फॉर्म क्या चीज होती है? कॉलोनियल फॉर्म होती है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। तो अगर बहुत सारे सेल वाले साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में साथ रखने के लिए यहाँ पे वो म्यूसिलेज वगैरह सिक्रीट करते हैं। म्यूसिलेज यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि इन्हें जोड़ कर रखता है। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, सेल्यूलर साइनोबैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये है माइक्रोसिस्टिस। अगर सेल जो है आपस में कॉलोनी में रह रही है तो हम यहां पे कहेंगे कि सेल्यूलर कॉलोनी है ये। ठीक है, अगर फिलामेंट आपस में एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और इनके अराउंड में म्यूसिलेज की कवरिंग है जो इन्हें साथ में रख रही है, म्यूसिलेज। ठीक है, और ये फिलामेंट है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया।
तो इसे हम बोलेंगे फिलामेंटस कॉलोनी। एग्जाम्पल है एना बीना। एना बीना जो है बेसिकली वो फिलामेंटस है और सारे फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं, इसीलिए वो कॉलोनी बना लेती है। तो कॉलोनी दो तरीके की, एक जो सेल से मिलकर बनी और एक जो फिलामेंट से मिलकर बनी। कॉलोनी का फायदा क्या है, बेसिकली क्या पर्पस है कॉलोनी का? तो कॉलोनी का सिंपल सा पर्पस है प्रोटेक्शन। जो है कॉलोनी बनाने का सबसे मतलब मेन बात यही रहती है कि डिफेंस अच्छा हो जाएगा। किसी पैथोजन अगर कोई आता है या कोई प्रेडेटर आता है, तो कुछ भी अगर आता है तो डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा हो जाएगा, इस वजह से कॉलोनी बनाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म कैसी है, यूनिसेलुलर के बाद में फिलामेंटस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलामेंटस समझना। आओ जरा एक फिलामेंट बना लेते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑसिलेटोरिया को। तो इसमें एक सेल, दो सेल, 3, 4, 5 ऐसे कई सारी सेल्स हैं। ये सारी की सारी सेल्स हैं, सेल्स, ठीक है। और ये एक सिंगल क्या बन गया, फिलामेंट बन गया काफी सारी सेल्स से मिलकर। अब ध्यान से सुनना, फिलामेंटस फॉर्म में आप कह सकते हो कि एक कॉलोनी बन गई, बहुत करीब करीब है एक दूसरे के पास। हाँ, क्या म्यूसिलेज नहीं होता क्या इसमें? बिल्कुल, इसमें भी इसके अराउंड म्यूसिलेज यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज म्यूसिलेज लाइनिंग। म्यूसिलेज यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब ध्यान से सुनना, मल्टी सेलुलर फॉर्म क्या होती है? काफी सारी सेल, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे, ये इस पे। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारे के सारे। ये इससे भी है, इससे भी और इससे भी, जिससे कॉन्टेक्ट है सभी से है। तो इंटरडिपेंडेंसी यहां पे देखने को मिली। तो ये मल्टी सेलुलर फॉर्म बन गई। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप इसको मल्टी सेलुलर ना समझो और कॉलोनियल भी नहीं समझ सकते। कॉलोनियल के अंदर एक जो सेल वहां पे है, दूसरी जो सेल है, उनका आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। फिलामेंटस दोनों से यूनिक है, दोनों से, किससे? मल्टी सेलुलर से भी और कॉलोनियल से भी। यहां पे डिपेंडेंसी तो है लेकिन सिर्फ लीनियर डिपेंडेंसी है। इस सेल की डिपेंडेंस सिर्फ इस पे, इसकी सिर्फ इस पे, इसकी सिर्फ इस पे, इसकी सिर्फ इस पे, इसकी सिर्फ इस पे, और मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। यहां पे लीनियर डिपेंडेंसी है, यहां पे इंटरडिपेंडेंसी है, आपस में डिपेंडेंसी है, और बहुत सारी सेल के साथ एक सेल की डिपेंडेंसी है। यहां पे सिर्फ एक आज ऊपर और नीचे वाली या आजू या बाजू वाली पे आप कह सकते हो डिपेंडेंसी है। तो लीनियर डिपेंडेंसी होती है फिलामेंटस के अंदर। ऑसिलेटोरिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जो जो फिलामेंटस होगा वो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो जो फिलामेंटस वो फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, फ्रेगमेंटेशन शो करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया का नाम ऑसिलेटोरिया क्यों है? क्योंकि ये ऑसिलेशन करता है। ये देखो ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। कब वाइब्रेट करेगा? जब भी इसके पास कोई प्रेडेटर आएगा। तो क्या वाइब्रेशन करने से मतलब होगा क्या बेसिकली? तो वाइब्रेशन इसलिए करता है ताकि इसका प्रेडेटर डर जाए। अच्छा, क्या वाइब्रेशन करने से डर जाएगा? देखो, इसका जो प्रेडेटर होता है वो भी इसी के साइज का है, मतलब वो इसी के हिसाब से, इसको कोई शेर चीता खाने तो आएगा नहीं जो कि इसे देखकर डरेगा नहीं, कोई अमीबा आएगा या फिर कोई और आएगा। तो बेसिकली वो जो है बेसिकली डर जाते हैं या फिर उनको थ्रेट फील होता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये ऑसिलेशन करता है, और ऑसिलेशन क्यों करता है? डिफेंस के लिए ये ऑसिलेशन करता है। तो बेसिकली ये सारी बातें जो है हमने यहाँ पे की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइनोबैक्टीरिया को आगे बढ़ाएंगे और बेसिकली इससे आगे हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, नोस्टॉक का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह वगैरह चीजें देखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।